हेलो जी, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, आदाब, सत श्री अकाल। वेलकम टू द चैनल। मैं आपका अपना अभिषेक भैया। आज की वीडियो से हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारी माइक्रोबायोलॉजी की जर्नी। ठीक है, यूं ही आप एकदम है ना एक एक करके सारे वीडियोस देखते रहना। बहुत ही शॉर्ट एंड स्वीट टाइप का कंटेंट हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे आपके लिए। ठीक है, बहुत ही टू द पॉइंट नोट्स होंगे जिससे आपका वाइवा, आपका रिटन एग्जाम यूं निकल जाएगा। कैसे निकल जाएगा? यूं भाई, चुटकी बजाते ही। ठीक है, तो क्या करोगे आप? चुपचाप शांति से 10-15 मिनट के छोटे छोटे लेक्चर्स देखते जाओगे। नोट्स खुद बनाने हैं तो खुद बना सकते हो, वरना आप मेरा टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप कम्युनिटी ज्वाइन कर सकते हो, जिसपे आपको इसी लेक्चर के नोट्स की पीडीएफ भी मिल जाएगी साथ में। तो चलिए शुरू करते हैं भाई साहब। देखिए, माइक्रोबायोलॉजी, अगर मैं माइक्रोबायोलॉजी इस टर्म की बात करूं तो ये टर्म 3 वर्ड से मिलकर बनी है। क्या? माइक्रो, बायोस और लोगोस। ठीक है, माइक्रो का मतलब क्या होता है? छोटा, बड़ा प्यारा सा, नन्ना सा, मुन्ना सा। बायोस का मतलब क्या होता है? लाइफ। और लोगोस का मतलब क्या होता है? नॉलेज। इसका मतलब छोटी छोटी जिंदगियों की नॉलेज लेना, पढ़ाई करना, उसी को हम क्या कहते हैं? माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं। तो इस सब्जेक्ट में हम क्या पढ़ेंगे? वी विल स्टडी अबाउट द स्मॉल लिविंग थिंग्स, स्मॉल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जिसको हम कहते हैं माइक्रोब्स या फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म। छोटे छोटे प्यारे प्यारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो स्मॉल लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट आर माइक्रोस्कोपिक और सब माइक्रोस्कोपिक एंड यूजुअली यूनिसेल्यूलर, तो उनके बारे में हम इस सब्जेक्ट के अंदर यूजुअली पढ़ाई करते हैं, है ना। अब एक टर्म आती है मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी। तो व्हाट डज दिस मीन? मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस दैट डील्स विद मेडिकली इंपॉर्टेंट कॉजेटिव एजेंट्स। जो लोग बीमारी कॉज करते हैं, कौन से लोग? माइक्रोब्स। जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बीमारी कॉज करते हैं तो वो मेडिकली इंपॉर्टेंट हो गए। तो उनके बारे में, उनके पैथोजेनिस के बारे में, उन डिजीज के डायग्नोसिस के बारे में और ट्रीटमेंट के बारे में हम लोग मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी में पढ़ते हैं। इसकी ब्रांचेस क्या हो गई? बैक्टीरियोलॉजी। बैक्टीरियोलॉजी में हम बैक्टीरिया के बारे में पढ़ेंगे कि भाई ये बैक्टीरिया है, ये वाली बीमारी कॉज करता है। कैसे कॉज करता है? पैथोजेनेसिस पढ़ लिया। फिर उसके बाद में बीमारी को डायग्नोस कैसे किया जाएगा, क्या साइन सिम्टम्स होंगे, और उसके बाद उसका ट्रीटमेंट कैसे किया जाएगा। ये सब कुछ आएगा आपकी मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी की इस सब ब्रांच, जिसको बोलते हैं बैक्टीरियोलॉजी में। तो बैक्टीरियोलॉजी में हम लोग बैक्टीरिया जो डिजीज कॉज करते हैं उनके बारे में, उन बैक्टीरियाज के बारे में सारी चीजें पढ़ेंगे। वायरोलॉजी में हम वायरस के बारे में बात करेंगे। अरे वायरस क्यों पीछे रह गया? वायरस भी तो बहुत सारी बीमारियां कॉज करता है। माइकोलॉजी में हम लोग फंगस के बारे में पढ़ाएंगे, फंजाई के बारे में, फफूंद के बारे में। और पैरासाइटोलॉजी में क्या पढ़ेंगे? पैरासाइट्स के बारे में, जैसे प्रोटोजोआ हो गए, हेलमिन्स हो गए। तो ये सब क्या है? हमारे ये पैरासाइट्स हैं, ये भी डिजीज कॉज करते हैं ह्यूमंस में। और इम्यूनोलॉजी में क्या होता है? इम्यूनोलॉजी के अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट जो होस्ट ऑर्गेनिज्म होता है, उसका जो रिस्पॉन्स होता है, दैट थिंग विल बी डीलिंग इन इम्यूनोलॉजी सेक्शन ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। उसके बाद एक आता है क्या? क्लिनिकल माइक्रोबायोलॉजी। यहां पर हम लोग ऑर्गन स्पेसिफिक माइक्रोबियल डिजीजेस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये हमारा है ना बेसिक एक इंट्रोडक्शन सा हो गया, है ना। अब अगली जो इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताऊंगा वो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म का क्लासिफिकेशन। ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम देखिए 2 पार्ट में क्लासिफाई करते हैं। एक तो क्या? सेल्यूलर और एक ए सेल्यूलर। कुछ ऑर्गेनिज्म सेल्यूलर होते हैं, कुछ ए सेल्यूलर होते हैं। ए सेल्यूलर एक सिंपल एग्जांपल है वायरस, विच इज द ऑब्लिगेट इंट्रासेल्यूलर ऑर्गेनिज्म। ठीक है ना, मतलब सेल के बाहर वो नॉन सेल्यूलर है, सेल के बाहर तो वो ऐसे ही है, और जब उसको एक सेल मिल जाएगी, होस्ट मिल जाएगा, तो तब वो जिंदा हो जाता है, सारा काम करने लग जाता है, अपना एकदम एक्टिव हो जाता है साला। फिर उसके बाद में सेल्यूलर की बात करते हैं। सेल्यूलर कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स। यूकैरियोट्स होते हैं, प्रोकैरियोट्स होते हैं। व्हाट आर दीज यूकैरियोट्स? यूकैरियोट्स में आते हैं हमारे पास प्रोटोजोआ, फंजाई, एल्गी। ठीक है, और प्रोकैरियोट्स में कौन आता है? प्रोकैरियोट्स में हमारे पास आते हैं बैक्टीरिया, है ना। अब ये भी 2 टाइप के होते हैं, एक तो एक्स्ट्रा सेल्यूलर और इंट्रा सेल्यूलर। मतलब देखो, ज्यादातर जो हमारे बैक्टीरियाज है वो एक्स्ट्रा सेल्यूलर ही होते हैं। कुछ बैक्टीरियाज इंट्रा सेल्यूलर होते हैं, कुछ मतलब सिर्फ दो। कौन से? एक तो रिकेट्शिया और एक क्लेमाइडिया। दैट्स इट, ये आप याद रखेंगे, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो इंट्रा सेल्यूलर में अब तक हमने ना 3 पढ़े हैं। 3 बताओ कौन से? एक तो रिकेट्शिया, एक
क्लेमाइडिया और उसके अलावा वायरस भी होता है, ठीक है। तो वायरस दूसरे कैटेगरी में आ जाता है बट इंट्रासेल्यूलर है। उसके बाद में हम प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स के बारे में थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं, जो हमारी एग्जाम्स के हिसाब से इंपॉर्टेंट है, रिटन वाइवा में आता है। प्रोकैरियोट्स, अच्छा प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव और कैरियोट्स का मतलब क्या होता है बच्चों, कैरियोट्स का मतलब होता है न्यूक्लियस, यानी ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनका प्रिमिटिव न्यूक्लियस है, बहुत पिछड़ा हुआ है, उसमें बहुत सारे ऐसे फीचर्स हैं जो प्रिमिटिव हैं। जैसे कौन कौन से फीचर्स हैं बताओ, जैसे न्यूक्लियस नहीं होता है, इनके अंदर न्यूक्लियोइड होता है, न्यूक्लियस नहीं होता, न्यूक्लियोइड होना इज अ वेरी प्रिमिटिव फीचर। जो एडवांस टाइप की सेल्स होती है ना, उनमें भाई न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस है ना, और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी नहीं होती इनमें। इनमें सिंगल सर्कुलर क्रोमोसोम होता है, प्लाज्मिड होता है ना, इनमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स भी नहीं होते हैं। इनमें राइबोसोम जो होता है ना, वो 70s टाइप का, 70s का राइबोसोम होता है, ठीक है। और रिप्रोडक्शन कैसे करते हैं, अरे पुराने तरीके से बाइनरी फिजन से रिप्रोडक्शन करते हैं। बड़े आसान आसान फीचर्स हैं, ये याद रखना, ये आपको कभी भी कोई भी फटाफट से वाइवा में पूछ सकता है टीचर। और एग्जाम्पल कौन कौन से ऑर्गेनिज्म है ये प्रोकैरियोट्स, ये बैक्टीरियाज हैं, ठीक है। उसके बाद में हम यूकैरियोट्स पे आ जाते हैं, बिल्कुल प्रोकैरियोट का अपोजिट। यूकैरियोट्स, न्यू का मतलब होता है नॉर्मल और कैरियोट का मतलब न्यूक्लियस हो गया। तो ट्रू या नॉर्मल जिसके अंदर न्यूक्लियस होता है, दो सेल्स, दो ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड यूकैरियोट। जैसे एग्जांपल ले लो, अरे ह्यूमंस की सेल्स हैं, प्रोटोजोआ है, फंजाई हैं, ये सब क्या है, यूकैरियोट्स। प्लांट सेल्स भी होती हैं, लेकिन प्लांट से हमको क्या मतलब, हम तो एमबीबीएस कर रहे हैं ना। आगे इनके फीचर्स देख लो, फीचर्स क्या है, सब कुछ एडवांस्ड होगा, मतलब इनमें न्यूक्लियस होगा, न्यूक्लियस के अंदर डीएनए होगा, इनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी होगी न्यूक्लियस को सराउंड करने वाली, इनके अंदर न्यूक्लियोलस भी प्रेजेंट होगा न्यूक्लियस के अंदर, है ना। और अगली इंपॉर्टेंट चीज, इनमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होंगे, जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह ये सब, ठीक है। और राइबोसोम 80s टाइप के होंगे, है ना, उनमें 70s के थे पुराने, इनमें 80s वाले हैं नए लेटेस्ट राइबोसोम्स, ठीक है। और रिप्रोडक्शन कैसे करते हैं, माइटोसिस से। वो कैसे करते थे प्रोकैरियोट्स, वो तो बाइनरी फिजन से करते थे, ठीक है। तो ये बहुत इजी चीजें हैं जो हमें स्टार्टिंग में, बिल्कुल जब हम माइक्रोबायोलॉजी स्टार्ट कर रहे हैं ना, तो हमें जाननी या समझनी जरूरी है, ठीक है। हेयर स्टाइल ठीक करते हो हम आते हैं कॉच पोस्टुलेट की तरफ। तो ये कॉच पोस्टुलेट क्या होते हैं, एक आदमी था रॉबर्ट कॉच, ठीक है, उसको कुछ कुछ चीजें लगी, उसने अपने कुछ कॉन्सेप्ट्स बनाए और उसने उसको पब्लिश कर दिया कि भाई लो ऐसा मानना है, ऐसा ऐसा होता है, कि उसके बिलीव्स थे, उसने कुछ कुछ थोड़ा थोड़ा इसके बारे में एग्जांपल दे दिया और 4-5 चीजें बता दी। तो कॉच भाई साहब ने क्या बोला, उसने ही एस्टैब्लिश द एटियोलॉजिकल रिलेशनशिप बिटवीन एन ऑर्गेनिज्म एंड अ पर्टिकुलर डिजीज। उसने बताया कि एक ऑर्गेनिज्म कैसे डिजीज कॉज करता है वगैरह, ठीक है। अभी देखो पता लगेगा तुम्हें, इसके कंपोनेंट्स, 4 कंपोनेंट होते हैं, 4 कॉच पोस्टुलेट होते हैं, ये आपको रट लेने हैं या आपको अच्छे से याद रखने हैं, है ना। और अगर जब मैं आपके साथ हूं तो आपको रटने की क्या जरूरत है, समझ ही लेते हैं, इंपॉर्टेंट रहेगा। देखो पहला कॉच पोस्टुलेट क्या है, ऑर्गेनिज्म मस्ट बी आइसोलेटेड फ्रॉम डिजीज्ड पेशेंट, ठीक है। आपके पास कोई आदमी है, उसको कोई पर्टिकुलर बीमारी हुई है, ठीक है, तो वहां से आपको सबसे पहले जिस पैथोजन ने, जिस ऑर्गेनिज्म ने वो डिजीज कॉज करी है, उसको आप उसमें से आइसोलेट कर लो। समझ गए मेरी बात, डिजीज पेशेंट से पहले क्या करना है, स्टेप नंबर 1 आइसोलेट करना है हमें ऑर्गेनिज्म को, ठीक है। और उसके बाद में नेक्स्ट पोस्टुलेट क्या कहता है, द ऑर्गेनिज्म मस्ट बी आइसोलेटेड फ्री फ्रॉम all other organism and grown in pure culture in vitro medium, ठीक है। मतलब एक डिजीज पेशेंट में से हमें वही पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को जिसने डिजीज कॉज करी है, उसको हमें निकालना है, अलग से आइसोलेट करना है, उसके साथ कोई और ऑर्गेनिज्म ना आ जाए, ध्यान रखा जाए, सिर्फ वही ऑर्गेनिज्म। फिर उसके बाद में उसको हमें ग्रो करवाना है आर्टिफिशियली कल्चर मीडियम के अंदर, ठीक है। अगला पॉइंट, अब जब आपने उसको आइसोलेट करके कल्चर करवा लिया, उसके बाद में दैट प्योर ऑर्गेनिज्म मस्ट कॉज द डिजीज इन ए हेल्दी ससेप्टेबल एनिमल। उसके बाद कल्चर कराने के बाद हम उस ऑर्गेनिज्म को क्या करेंगे, एक हेल्दी ससेप्टेबल एनिमल में, जो हमारा टेस्ट एनिमल होता है, उसके अंदर हम डालेंगे, तो वो डिजीज कॉज करना चाहिए।
देखो अगर एक पैथोजन है, उसने किसी एक पेशेंट में अगर डिजीज कॉज करी होगी, उसको हमने आइसोलेट करके बाहर निकाला और हम किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म में डाल रहे हैं एनिमल में, तो वहां भी वो डिजीज कॉज करना चाहिए, ठीक है। एंड द ऑर्गेनिज्म मस्ट बी रिकवर्ड फ्रॉम इनोक्यूलेटेड एनिमल, मतलब जिसके अंदर हमने उसको डाला था ना दोबारा से टेस्ट एनिमल में, उसका जब हम लोग एनालिसिस करेंगे तो वहां से भी वही ऑर्गेनिज्म निकलना चाहिए डिजीज का कॉज, ठीक है। अच्छा एग्जांपल देता हूं, ज्यादा समझ में नहीं आया होगा, सुनो। जैसे मान लो एक आपके पास है ना एक हेल्दी एनिमल है, ठीक है, आपने देखा उसकी आरबीसी भाई ऐसी ऐसी है, ठीक है, आपने उसको माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व किया, आपने देखा कुछ भी नहीं है, सब कुछ नॉर्मल है, नो पैथोजेंस आर प्रेजेंट, ठीक है। अब एक तरफ आपको मैं बता रहा हूं एक डिजीज्ड एनिमल है, ठीक है, उसमें से आपने क्या किया, एक सैंपल निकाला, ठीक है। अब सैंपल को आपने माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व किया, तो अगर वो डिजीज्ड है तो उसका सैंपल जो है ना वो आपको इस तरीके का दिखेगा, खराब हो गया होगा, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम मिलेगी आपको, समझ गए, सिंपल लैंग्वेज में बता रहा हूं, आपको कोई ना कोई प्रॉब्लम मिलेगी, ठीक है। दिस इज कल्चर्ड पैथोजन जो यहां पे आपको मिलेगा डिजीज्ड एनिमल में, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, आप उसको एक हेल्दी एनिमल में डाल देंगे, यहां से सैंपल निकाल के आप एक हेल्दी ससेप्टेबल एनिमल के अंदर आप डाल देंगे, और उसके अंदर डालने के बाद वो एनिमल भी फिर बीमार हो जाएगा, उसको भी डिजीज हो जाएगी। फिर उसमें से जब आप सैंपल निकालोगे तो फिर आप देखोगे तो आपको वो सेम पैथोजन वहां भी मिलेगा। तो अब ये पक्का हो गया कि जिस बंदे ने, जिस पैथोजन ने एक डिजीज्ड एनिमल में, जो हमारे पास जो डिजीज पेशेंट आया था उसमें जो उसने डिजीज कॉज करी थी, वही दूसरे टेस्ट एनिमल में भी जब उसको डाल के देख रहे हैं तो वो डिजीज कॉज कर रहा है। दैट्स मीन देयर इज अ रिलेशन बिटवीन द पैथोजन एंड द डिजीज कॉज। समझ रहे हो मेरी बात, ये कॉच के पोस्टुलेट है, लेकिन कॉच के पोस्टुलेट की बहुत सारी लिमिटेशंस हैं, बहुत सारी जगह पे ये अप्लाई नहीं होता है। जैसे जो हमारे पास जेनेटिक डिसऑर्डर्स होते हैं, जेनेटिक डिजीज होती है, ऑटो इम्यून डिजीज होती है, वहां पर हम लोग कॉजेटिव एजेंट को ही कई बार आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं, तो वहां पर ये कॉच पोस्टुलेट नहीं अप्लाई होता है ना। कई बार क्या होता है, सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन नॉट बी कल्चर्ड इन आर्टिफिशियल मीडिया। अब जब आप आर्टिफिशियल मीडिया पे आइसोलेट करके उसको कल्चर ही नहीं कर पाओगे तो फिर उसके बाद आप कैसे टेस्ट कैसे करोगे, आप आगे कैसे बढ़ोगे। तो कॉच पोस्टुलेट यहां भी अप्लाई नहीं हुआ कि ये कुछ कुछ ऑर्गेनिज्म जैसे ट्रिपोनिमा पैलिडम है, माइकोबैक्टीरियम लेप्री है, इनको तो हम लोग कल्चर ही नहीं कर सकते आर्टिफिशियल मीडिया में, समझे। उसके बाद सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन नॉट प्रोड्यूस डिजीज इन एक्सपेरिमेंटल एनिमल। कई बार एक्सपेरिमेंटल एनिमल में जो हमारा माइक्रोब है वो डिजीज प्रोड्यूस नहीं कर पाता। जैसे अगर आप ह्यूमन में, अगर आप देखते हो एक ह्यूमन बीइंग आपके पास हुआ, उसको निसेरिया गोनोरी इन्फेक्टेड है, वो निसेरिया गोनोरी को आपने निकाला, सब कल्चर वल्चर करके, फिर आप जब टेस्ट एनिमल में, एक्सपेरिमेंटल एनिमल में उसको डालोगे तो वहां वो कॉज नहीं करेगा डिजीज, ठीक है। तो दिस इज अ वेरी limitation of Koch postulate, and after that some disease may be caused by mixed infection। जरूरी नहीं है एक ही पैथोजन पर्टिकुलर डिजीज कॉज कर रहा है, मिक्स्ड इन्फेक्शन से डिजीज हो सकती है, ठीक है। तो ये उसकी क्या है, लिमिटेशंस भी हैं, समझ गए मेरी बात। तो ये हमने कॉच पोस्टुलेट का टॉपिक किया, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बोथ रिटन एंड वाइवा। नाउ एक छोटा सा रिटन के लिए, वाइवा के लिए एक छोटा सा एक और टॉपिक आता है, मॉलिक्यूलर कॉच पोस्टुलेट। व्हाट इज दिस मॉलिक्यूलर कॉच पोस्टुलेट? देखिए सिंपल कॉन्सेप्ट ये है कि मॉलिक्यूलर कॉच पोस्टुलेट आपको ये कहता है कि पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है ना, उसके अंदर एक जीन प्रेजेंट होता है ना, वो जीन सारी मुसीबत की जड़ है। वो जीन में एक कोडिंग प्रेजेंट है, आपको पता है ना, जीन के अंदर इंफॉर्मेशन कोडेड होती है, वहां से प्रोडक्ट बनता है, यानी अपना प्रोटीन बनता है, और वो प्रोटीन डिजीज कॉज करता है। तो जो हमारा मॉलिक्यूलर कॉच पोस्टुलेट है वो ये बताता है कि ये जीन है ना, ये सारी मुसीबत की जड़ है, इसी से सारी चीजें हो रही हैं, ठीक है। अगर आपको इसकी डेफिनेशन लिखने को आए ना तो आप लिखोगे अ जीन इज फाउंड इन अ पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच एनकोड्स अ प्रोडक्ट दैट कंट्रीब्यूट्स टू द डिजीज कॉज्ड बाय दैट पैथोजन, ठीक है। सो दिस वाज आवर वीडियो ऑन द इंट्रोडक्शन टू माइक्रोबायोलॉजी विच इज आवर फर्स्ट टॉपिक। इसी तरीके से मैं आपको बाकी की माइक्रोबायोलॉजी सारी की सारी एकदम फटाफट छोटे छोटे वीडियोस की फॉर्म में आपको कवर करा दूंगा, ठीक है। आपके कुछ डाउट्स हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। इफ यू वांट नोट्स, देन मैंने आपको बोला आप हमारा व्हाट्सएप कम्युनिटी या टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहां से आपको पीडीएफ नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद अ न्यू टॉपिक। Till then, take care. Bye bye. See ya.